बन रहे हैं वो किसी सामान्य दिन जैसे नहीं हैं। ये ऐसा मोड़ है जहां अभी फाइलों में चल रहे फैसले, बैठकों के भीतर हो रही चर्चाएं और तैयार किए जा रहे प्रस्ताव आने वाले कई वर्षों तक आपकी सैलरी, पेंशन, भत्तों, एरियर और कुल आर्थिक सुरक्षा की दिशा तय कर सकते हैं। इसलिए इसे केवल एक खबर की तरह नहीं बल्कि अपने हक और अपने भविष्य की तैयारी की तरह सुनना जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई की रफ्तार ने हर वर्ग को दबाया है, लेकिन सबसे ज्यादा दबाव उस वर्ग पर आया है जिसकी आय तय रहती है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक इसी श्रेणी में आते हैं। दवाइयों के दाम, बच्चों की पढ़ाई, बिजली, पानी, गैस, किराया, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतें लगातार महंगी होती गईं, मगर आमदनी उसी अनुपात में नहीं बढ़ पाई। इसी वजह से आज हर कर्मचारी और हर पेंशन धारक के मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि आने वाला समय सच में राहत लेकर आएगा या फिर उम्मीदें एक बार फिर कागजों तक ही सीमित रह जाएंगी। यह पूरा परिदृश्य बजट से जुड़ता है, क्योंकि देश की आर्थिक प्राथमिकताओं की पहली तस्वीर वहीं से सामने आती है। ऐसे समय में पूरे देश की नजरें संसद पर टिक जाती हैं और कर्मचारी, पेंशन धारक, मध्यम वर्ग तथा आम नागरिक यह समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं और किस वर्ग को कितना महत्व मिल रहा है। बजट से पहले अफवाहों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। कोई टैक्स में बड़ी छूट की बात करता है, कोई बड़े बोनस की चर्चा करता है, कोई पेंशन दोगुनी होने के दावे करता है। लेकिन जब इन बातों को जमीन पर उतरकर देखा जाता है और पिछले अनुभवों से जोड़ा जाता है तो तस्वीर उतनी आकर्षक नहीं दिखती। बजट में सरकार का फोकस आर्थिक विकास को गति देने, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने, ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाने और एमएसएमई सेक्टर को सहारा देने जैसे क्षेत्रों पर ज्यादा केंद्रित दिखाई देता है। मध्यम वर्ग को टैक्स के मोर्चे पर कुछ राहत देने की कोशिश संभव है ताकि महंगाई के दबाव को थोड़ी सांस मिल सके। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बड़े मुद्दों पर बजट में सीधे किसी बड़े और क्रांतिकारी ऐलान की उम्मीद करना व्यावहारिक नहीं लगता। यहीं पर सबसे जरूरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर बात सच नहीं होती। कई बार जानबूझकर उम्मीदें बढ़ाई जाती हैं ताकि बाद में निराशा परोसना आसान हो जाए। इस दौर में आपका सबसे बड़ा हथियार सही जानकारी, संतुलित नजरिया और समय पर तैयारी है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अहम अपडेट आपको बिना बढ़ा चढ़ाकर साफ और जिम्मेदारी के साथ मिलते रहें तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि कोई जरूरी जानकारी छूटे नहीं। अब बात आती है 8वें वेतन आयोग की, क्योंकि यह विषय केवल वेतन बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है। यह सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता से जुड़ा हुआ मामला है। चर्चा यह है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को प्रभावी माना जा सकता है, लेकिन प्रभावी माना जाना और वास्तव में बढ़ी हुई सैलरी, पेंशन का खाते में आना, इन दोनों के बीच लंबा अंतर होता है। वेतन आयोग का इतिहास बताता है कि आयोग के गठन से लेकर रिपोर्ट आने तक, फिर रिपोर्ट पर प्रक्रिया, कैबिनेट की मंजूरी और लागू होने तक अक्सर 1.5 से 2 साल का समय लग जाता है। इसका सीधा अर्थ यह बनता है कि भले ही 1 जनवरी 2026 से तारीख प्रभावी मानी जाए, पर वास्तविक भुगतान की समय सीमा 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत की ओर खिसक सकती है। ऐसे में सबसे संवेदनशील मुद्दा एरियर का बन जाता है। सरकार आमतौर पर यह कहती है कि एरियर प्रभावी तारीख से दिया जाएगा, लेकिन पिछले वेतन आयोग का अनुभव कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए कड़वी सीख भी है। 7वें वेतन आयोग में कई मामलों में बेसिक सैलरी और पेंशन का एरियर तो मिला, मगर कई भत्तों का एरियर नहीं मिला। नतीजा यह हुआ कि जिस अवधि में नया वेतन आयोग लागू माना गया और जिस अवधि में वास्तविक भुगतान हुआ, उस बीच के समय के बढ़े हुए भत्तों का पैसा कर्मचारियों के हाथ नहीं आया। यह नुकसान कुछ हजार का नहीं बल्कि अनेक मामलों में लाखों रुपए तक पहुंचा। यही वजह है कि इस बार कर्मचारी संगठन पहले से ही स्पष्ट मांग उठाने लगे हैं कि 8वें वेतन आयोग में केवल बेसिक सैलरी और पेंशन ही नहीं बल्कि सभी भत्तों का भी पूरा एरियर दिया जाए। भत्तों की सूची छोटी नहीं है। एचआरए, ट्रैवल अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जैसे कई घटक कर्मचारियों के मासिक खर्च पर सीधा असर डालते हैं। पहले यह तर्क दिया गया कि भत्ते बेसिक से सीधे जुड़े नहीं होते, इसलिए उनका एरियर आवश्यक नहीं है। लेकिन कर्मचारियों की नजर में यह तर्क एक तरफा लगता है, क्योंकि महंगाई तो उसी दिन से बढ़ जाती है जिस दिन से नया वेतन आयोग लागू माना जाता है। अगर सैलरी, पेंशन की बढ़ोतरी की गणना उसी दिन से मान्य है तो भत्तों का असर भी उसी दिन से शुरू होता है। इसीलिए इस बार यह मांग केवल आर्थिक नहीं बल्कि न्याय और समानता से भी जुड़ा मुद्दा बन गई है। यदि आप चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग
एरियर और भत्तों से जुड़ी हर ठोस जानकारी समय पर और स्पष्ट रूप से आपको मिलती रहे तो अभी सब्सक्राइब करिए। यह विषय आपके महीने के बजट, आपके घर के खर्च और आपकी दीर्घकालिक योजना से जुड़ा है, इसलिए अपडेट मिस करना महंगा पड़ सकता है। अब आते हैं फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम पे पर, क्योंकि यही वो बिंदु है जो कर्मचारियों के दिल के सबसे करीब होता है। 7वें वेतन आयोग के समय भी मांग थी कि मिनिमम पे सम्मानजनक स्तर पर तय हो और फिटमेंट फैक्टर वास्तविक महंगाई व जीवन यापन की जरूरतों के अनुरूप रखा जाए, लेकिन जो फैसला सामने आया उसने बड़ी संख्या में कर्मचारियों को निराश किया। मिनिमम पे अपेक्षा से कम रहा और फिटमेंट फैक्टर भी सीमित रखा गया, जिसका असर केवल सैलरी पर नहीं बल्कि पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य लाभों पर भी पड़ा। 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें इसलिए अधिक हैं क्योंकि पिछली सीख साफ कहती है कि शुरुआत में आधार कमजोर रह गया तो उसका नुकसान पूरे करियर और रिटायरमेंट के बाद तक झेलना पड़ता है। मौजूदा चर्चा में यह बात उठती रहती है कि मिनिमम पे बढ़े और फिटमेंट फैक्टर ज्यादा यथार्थवादी हो, लेकिन अंतिम फैसला क्या होगा यह सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं, राजकोषीय स्थिति और व्यापक रणनीति पर निर्भर करता है। इसीलिए अभी सबसे जरूरी है कि कर्मचारी और पेंशन धारक भावनाओं में बहकर अफवाहों पर भरोसा न करें बल्कि नीति, प्रक्रिया और आधिकारिक संकेतों को समझते हुए तैयारी रखें। पेंशन से जुड़े कई अहम मुद्दे भी इसी समय के साथ जुड़ गए हैं। कम्यूटेशन रिकवरी पीरियड घटाने की मांग लंबे समय से उठती रही है ताकि पेंशन धारकों को जल्दी पूरा लाभ मिल सके। इसके अलावा डीए और डीआर के गणना फार्मूले में बदलाव की मांग भी इसलिए उठती है क्योंकि मौजूदा व्यवस्था वास्तविक महंगाई को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं कर पाती। महंगाई हर महीने बदलती है लेकिन राहत सीमित अंतराल पर मिलती है, जिससे पेंशन धारकों की क्रय शक्ति पर दबाव बना रहता है। एडिशनल पेंशन से जुड़ा सवाल भी गंभीर है। वर्तमान व्यवस्था में यह लाभ एक निश्चित उम्र के बाद मिलता है, जबकि बड़ी संख्या में पेंशन धारक उस उम्र तक पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए इसे पहले से लागू करने या चरणों में अधिक व्यवहारिक बनाने की मांग चर्चा में रहती है। इस पूरे परिदृश्य में 18 महीने के लंबित डीए एरियर का मुद्दा सबसे ज्यादा भावनात्मक और संवेदनशील है। यह केवल पैसा नहीं है बल्कि उस कठिन समय की भरपाई की भावना है जब कर्मचारियों और पेंशन धारकों ने जिम्मेदारियां निभाते हुए भी आर्थिक दबाव सहे। अलग अलग स्तरों पर यह मामला प्रक्रियाओं और कानूनी पहलुओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका समाधान कौन कब होगा यही सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है। उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में इस पर कोई ठोस दिशा सामने आए, मगर तब तक केवल दावों पर नहीं बल्कि दस्तावेजी और विश्वसनीय सूचनाओं पर भरोसा करना ही समझदारी है। और एक जरूरी बात, वेतन आयोग का समय केवल आर्थिक नहीं राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जाता है। कई बार बड़े फैसलों की समय सीमा इस तरह बनती है कि उनका असर आगे के वर्षों में धीरे धीरे और रणनीतिक तरीके से दिखे। इसलिए यह संभावना हमेशा रहती है कि लाभों को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए ताकि समय के साथ उसका प्रभाव भी अधिकतम हो। हालांकि यह एक व्यापक राजनीतिक प्रशासनिक व्यवहार का हिस्सा माना जाता है, इसलिए इसे अंतिम सत्य मानकर नहीं बल्कि संभावित संकेत समझकर देखा जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बजट, 8वें वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर, मिनिमम पे, पेंशन नियमों और डीए एरियर से जुड़ी हर अपडेट आपको व्यवस्थित और साफ भाषा में मिलती रहे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे आपको हर बदलाव का संदर्भ, प्रक्रिया और संभावित असर समझने में मदद मिलेगी। अब एक बार फिर बजट की ओर लौटते हैं, क्योंकि बजट सत्र और बजट भाषण के आसपास उम्मीदें सबसे ज्यादा उछलती हैं, लेकिन यथार्थ यह है कि बजट में सीधे 18 महीने के डीए एरियर या 8वें वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा जैसे मुद्दों पर बड़े ऐलान की संभावना सीमित दिखती है। बजट की प्रकृति अक्सर व्यापक आर्थिक दिशा तय करने वाली होती है, जबकि वेतन आयोग जैसी प्रक्रिया प्रशासनिक ढंग से आयोग गठन, संदर्भ शर्तों, रिपोर्टिंग और मंजूरी के चरणों से गुजरती है। इसी वजह से बजट के मंच से ऐसे मुद्दों का समाधान एक झटके में निकल आए यह जरूरी नहीं। इसलिए अफवाहों से बचना और अपेक्षाओं को वास्तविकता के साथ जोड़कर चलना सबसे जरूरी है। इस समय आपके लिए सबसे व्यवहारिक कदम यह है कि आप अपने खर्चों का आकलन करें, संभावित देरी को ध्यान में रखकर वित्तीय योजना बनाएं और परिवार के जरूरी लक्ष्यों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बचत को प्राथमिकता दें। अगर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना भी गया तो वास्तविक लाभ देर से मिलने की संभावना को देखते हुए अपने मासिक बजट में फालतू जोखिम न लें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि एरियर जब भी आता है वह एक बार की राशि की तरह दिखता है, लेकिन उससे लंबे समय की स्थिरता तभी बनती है जब उस पैसे का सही उपयोग और सही प्लानिंग हो। बिना योजना के अचानक आया पैसा भी अक्सर खर्च में बह जाता है, इसीलिए सतर्क रहना जरूरी है। कर्मचारी संगठनों की भूमिका इस दौर में महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि उनकी मांगें और वार्ताएं सरकार तक मुद्दों को स्पष्ट रूप
रूप से पहुंचाती हैं, लेकिन साथ ही हर व्यक्ति के लिए यह समझना भी जरूरी है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में समय लगता है और कई बार एक ही मुद्दे पर अलग अलग स्तरों पर अलग अलग व्याख्याएं होती हैं। इसीलिए जो बात आधिकारिक रूप से सामने आए उसी को निर्णायक माने। वायरल कटिंग्स, अपुष्ट लीक या बिना स्रोत के दावे अक्सर भ्रम बढ़ाते हैं और मानसिक तनाव भी देते हैं। आपका उद्देश्य राहत पाना है, लेकिन राहत पाने के लिए सही दिशा में उम्मीद रखना जरूरी है। एक बार फिर याद रखिए, हम जिस मोड़ पर खड़े हैं वो आने वाले महीनों की दिशा तय कर सकता है। बजट सत्र की हलचल, 8वें वेतन आयोग की चर्चा, फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम पे की मांग, भत्तों के एरियर की न्याय संगत बहस, पेंशन से जुड़े सुधारों की अपेक्षा और 18 महीने के लंबित डीए एरियर की संवेदनशीलता, ये सभी बातें एक साथ मिलकर आपके भविष्य का नक्शा बनाती हैं। इसलिए जानकारी को सुनने से आगे बढ़कर समझना जरूरी है ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें। अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट, प्रक्रिया में बदलाव या ठोस संकेत सामने आए, आपको तुरंत और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कई बार एक सही अपडेट आपको गलत फैसले से बचा देता है और यही असली फायदा होता है। अब इस चर्चा को समेटते हुए तस्वीर साफ है। बजट से बड़ी उम्मीदें होंगी, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बड़े मुद्दों पर सीधे बड़े ऐलान की संभावना फिलहाल सीमित समझी जा रही है। 8वें वेतन आयोग की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 के आसपास मानी जा सकती है, लेकिन वास्तविक भुगतान में देरी होने की संभावना अधिक है और यह 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक भी जा सकती है। इस बार सबसे बड़ा फोकस यह होना चाहिए कि केवल बेसिक सैलरी और पेंशन ही नहीं, बल्कि सभी भत्तों का भी पूरा एरियर सुनिश्चित हो, ताकि पिछली बार जैसा नुकसान दोहराया ना जाए। फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम पे को यथार्थवादी बनाना कर्मचारियों की आय और रिटायरमेंट लाभों के लिए निर्णायक है। पेंशन सुधारों में कम्यूटेशन रिकवरी, डीएडीआर गणना और एडिशनल पेंशन जैसी मांगे भी वास्तविक जीवन की जरूरतों से जुड़ी हैं और 18 महीने के लंबित डीए एरियर का मुद्दा आज भी सबसे संवेदनशील बना हुआ है, जिस पर ठोस दिशा की अपेक्षा बनी हुई है। आपसे यही निवेदन है कि उम्मीद रखें, लेकिन सतर्क रहें, सही जानकारी को प्राथमिकता दें, अफवाहों से दूरी बनाए रखें और अपने अधिकारों व आर्थिक सुरक्षा के लिए समझदारी के साथ तैयार रहें। अगर आप इस तरह की जिम्मेदार और स्पष्ट जानकारी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक समय पर पहुंचे। धन्यवाद। आप सभी का समय, आपका भरोसा और आपकी सेवा भावना देश की ताकत है। ईश्वर करे आने वाला समय आपके अधिकारों, आपके सम्मान और आपकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूती दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।